हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी और काव्य के बीच का सफ़र देर रात तक। जब मैंने पहाड़ों पर तुम्हारा नाम पुकारा, उस वक्त तुम समुंदर की ओर पीठ की हुई थी और अचानक मुड़ गई थी। हम दोनों एक दूसरे को अकेले अकेले जी रहे थे, अपने अपने एकांत में। यह प्रेम था, एक जिद भी थी जो हमें साथ साथ नहीं जीने दे रही थी। हमने इस जिद को आधा आधा साझा कर लिया था। दीवार पर पुराना रंग ही है, तुम्हारी पसंद का आसमानी। अब यह उदासी भरा है। सबने रंग बदलने की सलाह दी है। सब कहते हैं मैं इसलिए भी बीमार रहने लगा हूँ। तुम यह यूं का निशान दीवार पर कई जगह है। यह उन्हें नहीं दिखता। वो नहा की चिंता करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, यह मैं उनसे बार बार कहता हूँ। कभी कभी लगता है यह मैं उन्हें नहीं, खुद को कह रहा हूँ। कल रात एक सपना देखा, तुम मेरी चिता के पास खड़ी हो। मैं तुमसे लिपटना चाहता हूँ पर मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, और मैं अचानक कॉकरोच बन जाता हूँ। तुम डर कर भागती हो मुझसे और फिर तुम मुझे मार देती हो। मैं कब मरा, पहली बार में या दूसरी बार में? मैं डर गया। किसी का मरना कभी नहीं डराता। डराता है तो इस बात का एहसास कि वो अब हमसे कभी बात नहीं कर पाएगा। दिसंबर आते ही तुम कहती थी, मिस्टर तुम्हें सर्दी लग जाती है, ध्यान रखा करो। और इस तरह तुम पूरे दिसंबर ध्यान रखती थी। प्रेम में हम खुद के लिए गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। अब मैं बीमार नहीं दिखना चाहता। मैं कम से कम पर्दे तो बदल ही सकता हूँ। उदास दीवार और तुम अब भी वही रहोगी, नए पर्दे की ओट में। सब खुश थे क्योंकि मैं ठीक हो रहा हूँ। यह सुखद भ्रम था, ठीक वैसा ही जैसे मुझे हर दोपहर लगता है। तुम किचन में चाय बना रही हो। सांस सुखद भ्रम के बिना शरीर छोड़ सकती है। कभी भी जब इस घर में लौटना तो बिखरी किताबों को सहेज देना जो तुम गुस्से से फैलाकर चली गई थी। और मेरे पैर में लिपटी मैं सही हूँ की जंजीर ने मुझे बिस्तर से उठने ना दिया। उस रोज़ दरवाज़ा पूरी रात खोल कर सोया था मैं। दिसंबर रात की सर्द हवा ने उस रोज़ से मुझे बीमार कर दिया। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 2। मेरी परछाई उससे पीठ टिकाकर घंटों मेरी चुप्पी सुनती है। उतरती चढ़ती सांसों को रीढ़ की हड्डियों से महसूस कर पाना आसान नहीं। कला प्रेम करने वालों के हिस्से ही आती है। मुझे कविता पढ़ना पसंद था और मुझे कविता पढ़ते हुए देखना। तुम कविताओं में क्या ढूंढते हो, उसने कल रात पूछा। किन्हीं दो शब्दों के अंतराल में दुबका दुख, विरह से लिपटा प्रेम, धूप सी कोई हंसी, पसीने से भीगा कोई नर्म हाथ, उम्मीद से भरी पनियाई आँखें, करवटें लेता एक लंबा इंतज़ार। इन सब में मैं कहीं हूँ। मैंने मुस्कुरा कर टेबल लैंप बंद कर दिया और वो किसी जादू से गायब हो गई। कभी कभी हम अपने प्रेम का सबसे ज़्यादा एहसास उन्हें उस समय दिला रहे होते हैं जब वो वहाँ अब मौजूद नहीं होते। अंततः यादों के साथ पीठ टिकाकर बैठ जाना सुखद लगता है उस क्षण। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका तीसरा अध्याय। हमने जीवन को पेंडुलम की तरह बना रखा है, जिसका एक छोर बीते हुए कल को छूता है तो दूसरा छोर आने वाले कल को। हमने वर्तमान में ठहरना कभी सीखा ही नहीं। हम जो जी रहे हैं वो बीता हुआ कल है, और हम उसमें थोड़ा सुख और बहुत सारा दुख ढूंढते हैं। हमारा आज बिखरा रहता है हमारे ही आसपास, और हम भूल जाते हैं इसे भी नहीं, इसे ही जीना है। और इस तरह किसी आने वाले कल में उठते हैं आज के इस बिखरे को समेटने, और अंततः हम अफसोस को सफ़ेद रुई की तरह तकिए में भरते हैं और सिरहाने रख कर सो जाते हैं। मन सुकून खोजता है और सुकून का दूसरा नाम ठहराव है। हमने आज में ठहरना कभी सीखा नहीं, और इस तरह ठहराव के खालीपन को भरने के लिए बेचैनी घेरा बनाने लगती है। अब चित्र आंखें नहीं पकड़ती। हमने यह काम कैमरे को सौंप दिया है। हम सुख भोगना भूल गए हैं। सुख, आज का सुख, अभी अभी का सुख हम छूना भूल गए हैं। हमें जल्दी है किसी छूट रहे को पकड़ने की, और इस तरह हमने अभी अभी को बिना छुए जाने दिया, जो कल अफसोस की सफ़ेद रुई में बदल जाएगा और पड़ा रहेगा
से रहा नहीं। मुझे याद है तुम्हारे होंठ के ऊपर काला तिल है, पर स्मृति में अटकी धुंधली तस्वीर में वो होंठ के बाएं तरफ है या दाएं, मैं खोज नहीं पा रहा। मुझे अफसोस है कि तुम्हें मैंने ठहर कर नहीं देखा। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत अध्याय नंबर 4 की। छत पर पूरी रात आसमान ताकना पसंद है मुझे। शायद देखना उपयुक्त शब्द नहीं है यहाँ, इसलिए मैंने ताकना शब्द प्रयोग किया। इस शब्द में इंतज़ार कहीं छिपा पड़ा है। इन अनगिनत तारों में मेरा एक पसंदीदा तारा है, जो मुझे ढलती शाम के साथ उगते तारों में सबसे पहले दिखता है। इसे पहली बार कब देखा शायद याद नहीं। उस तारे को जब भी मैं देखता हूँ, मुझे लगता है मेरे देखने और देखते रहने तक उसकी चमक धीरे धीरे बढ़ रही होती है। कुछ है जो मेरे और उनके बीच घटता है। मैं शाम होते ही उस तारे को खोजने छत पर भाग आता हूँ। मैं अनगिनत तारों में उसे झटके से पहचान सकता हूँ। कभी कभी लगता है सारे तारे होड़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा टिमटिमाने की, और वो तारा इन असंख्य तारों में कहीं खो न जाए का डर मेरे आसपास घेरा बना लिया करता है। मैं उस समय इसे और जिद में देखता रहता हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने उसका नाम रख दिया है, सपना। इसके साथ उन असंख्य तारों को मैं ज़रूरत कह के बुलाता हूँ। उगती ज़रूरतों के बीच अपने उस सपने को देखते रहने की जिद जिंदा है। किसी रोज़ वो तारा टूटकर गिरेगा मेरी मुट्ठी में। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 5। सिगरेट के कष्ट को फेफड़ों में भर लेता हूँ, क्योंकि इस खालीपन को भरने का यह एकमात्र ज़रिया है जो मेरे इस हालात में पसंद है मुझे। बंद अंधेरे कमरे में एक सुकून मिल रहा है। अब खिड़की के छोटे छेद से आती रोशनी शरीर को भेदती हुई मालूम पड़ रही है। मैं खुद से दूर भाग रहा हूँ, और जब मैं खुद से दूर भाग रहा हूँ तो वहाँ तुम्हारा ठहरना भी ठीक नहीं। ये क्या? अपनी उंगलियों को मेरे शरीर पर मत फेरो। नहीं, इसका वज़न मैं नहीं सह पा रहा। हटा लो, कुछ दूर चली जाओ। इस कमरे से बाहर। हाँ, मैंने कहा इस कमरे से बाहर। इस कमरे में तुम्हारी उपस्थिति से उभरे प्रेम में मुझे एक गंध महसूस हो रही है जो मेरा गला घोट रही है। मेरी कविताओं के पन्नों की ओर नज़र मत दौड़ाओ। इस वक्त ना मैं कविता लिखना चाहता हूँ, ना पढ़ना और ना सोचना, क्योंकि इस हालात में मैं कविताओं का गला नहीं घोटना चाहता, ना पढ़कर ना लिखकर। हाँ, मैं अजीब हो गया हूँ, बहुत अजीब। मैं तुमसे ही नहीं, खुद को ही कैद से आज़ाद होना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी अपेक्षाओं की तरह मेरा वजूद मुझसे अपेक्षाएं करने लगा है। मैं तो हूँ ही नहीं कहीं, बस एक हाड़ मास का इंसान जो बचपन से अब तक दुनिया की अपेक्षाएं पूरी कर रहा है। वह प्रेम करते करते जिम्मेदारी को भी अपने सिर पर ओढ़ ले रहा है। हाँ, मैं भाग रहा हूँ खुद से, तुमसे, इस बोझिल समाज से, और तब तक भागूंगा जब तक मैं थक कर चूर चूर ना हो जाऊं, जब तक सारी अपेक्षाएं खुद अपना दम न घोंट लें, और एक दिन रुई के फाहे की तरह उड़ जाऊं हवाओं के साथ। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 6। मुझे मेरी परछाई से शिकायत है। वह मेरी ठीक ठीक आकृति नहीं बनाती। वह कभी मेरे कद से छोटा तो कभी मेरे कद से बड़ा, कभी कभी मेरे दोनों पैरों के इर्द गिर्द एक गोल घेरा बना लिया करती है। मैं उससे छुपने के लिए पेड़ों की ओट में चला जाता हूँ, तो कभी दीवारों का सहारा लेता हूँ। नज़र घुमाकर देखता हूँ तो वो मेरे सहारे को मुझसे जोड़कर एक नई आकृति गढ़ रही होती है। मैं भागता हूँ बेतहाशा, उससे कोसों दूर निकल जाना चाहता हूँ, पर उसकी जिद मेरे पैरों में लिपटी हुई मिलती है। मैंने उससे कई बार कहा, ठीक ठीक हिसाब क्यों नहीं लगा लेती, तो मुझे ठीक वैसा ही क्यों पेश नहीं करती जैसा मैं हूँ। वो कुछ नहीं बोली, कभी नहीं बोली, चुपचाप मेरी आकृतियाँ बनाती रही। मैं एक दिन गुस्से में घर से नहीं निकला। मैं खुश था कि आज परछाई से मुलाकात नहीं होगी। तभी खिड़की से झांकती रोशनी का एक टुकड़ा मेरे शरीर से आ लगा।
पलटकर देखा तो परछाई थी दीवार पर एक आकृति लिए हुए। मैं उसके करीब जाने लगा और करीब। जितना करीब गया वो गायब होने लगी। मेरे अंदर एक अजीब सी टीस उठी उसके खो जाने की। मैं समझ नहीं पा रहा था जिससे मैं इतने दिनों से भागता रहा। उसके दूर जाने पर मुझे खुश होना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। मेरे चेहरे पर दुख की रेखाएं उभर आई। मुझे लगने लगा मैंने किसी को खो दिया। क्या मैं उससे प्यार करने लगा था? जैसे ख्याल अपनी जगह बनाने लगे थे। मैं गुणा भाग नहीं करना चाहता था। मुझे महसूस हुआ उसका ज़िद्दीपन मुझे अच्छा लगने लगा था और मेरा भागना खुद से भागना था। मैं फूट फूट कर रोने लगा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मैं अक्सर बच्चे की तरह रोना चाहता हूँ। मैं अपने अंदर किसी बोझ को स्थान नहीं देना चाहता। मैं बिल्कुल खाली हो जाना चाहता था इस रोज़। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। एक उदास लैंप पोस्ट। इसमें ओशो का एक विचार है जो कहता है, रियल लव इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अलोन। इसी के साथ ये सारा अध्याय समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।